हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हम लोगों ने 1 to 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो ये हमारा 31 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा है द डिफरेंस इन क्रोमोसोम क्रोमोसोम मार्फोलॉजी बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज कैन बी कंपेयर्ड बाय। तो अगर हम आपसे बात करें क्रोमोसोम मार्फोलॉजी की, तो ध्यान से देखो। अगर हम ये कहें कि ये आपकी क्रोमोसोम है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो बस समझ लेना कि यही है क्रोमोसोम। इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने कहा क्रोमोसोम है। अब आपको पता है कि क्रोमोसोम पे दो तरीके की बैंड होती है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। कौन कौन सी बैंड होती है? दो तरीके की बैंड होती है। क्रोमोसोम पे दो तरीके की बैंड होती है। मैं एक पे बनाता हूँ, बाकी भी दूसरे बनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक बैंड जो होती है वो कंपेयर टू दूसरी एडजेसेंट बैंड, देखो अल्टरनेट ना, ये देखो, फिर ये, फिर सेम जैसा ये है वो ऐसा, फिर ये सेम, ये। तो अल्टरनेट टाइप की आपकी बैंडिंग पाई गई है, ठीक है। जिसमें से एक, अगर हम इसको, जो सफ़ेद है, इसको अगर हम लाइट बैंड बोले या लाइट रीजन बोले, तो इसके बाद जो है इसे हम बोलेंगे डार्क। जो लाइट बैंड है, ध्यान से देखना है, जो लाइट बैंड है वो लाइट बैंड इसलिए दिखाई क्यों दे रही है? लाइट और डार्क, मैं पहले बता दूं, ये लाइट और डार्क इसलिए दिख रही है क्योंकि इस क्रोमोसोम को हम लोगों ने ट्रीट करा है, ट्रीट विद डाई, ट्रीट विथ डाई। मतलब क्या है? हम लोगों ने डाई से ट्रीट करा है, तो आपकी क्रोमोसोम में अल्टरनेट पैटर्न दिखाई देता है, जिसमें से एक पैटर्न जो होता है वो डार्क होता है और दूसरा पैटर्न जो होता है वो लाइट होता है। यह अल्टरनेट पाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो लाइट और डार्क तरह की बैंड जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसमें से जो लाइट बैंड है, ये जो लाइट बैंड है, यह आपका यू क्रोमैटिन है। क्या आपका यू सॉरी यू क्रोमैटिन, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली क्या होती है? हमारा एक्टिव होती है। जो डार्क बैंड है, डार्क बैंड होने के पीछे रीजन क्या है? कि यह कंडेंस्ड होगा, हाई मतलब ये वाला जो पार्ट है डार्क बैंड वाला, वो कंडेंस्ड होगा। कंडेंस्ड है इसलिए डार्क बैंड का मतलब है इसने ज़्यादा डाई लिया है, ज़्यादा डाई लिया है तो कंडेंस्ड है। कंडेंस्ड है मतलब क्या? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट, मीन्स इसे हम बोलेंगे हेट्रो क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है। ये जो बैंड हमने प्रोड्यूस किया क्रोमोसोम के अंदर, जो दो डाई के प्रेजेंस में ये जो हमारा बैंड बना, इसको हम बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं हम क्रोमोसोमल बैंडिंग टेक्निक, क्रोमोसोमल बैंडिंग टेक्निक। इनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल बैंडिंग टेक्निक। अब ध्यान से समझना कि ये जो डाई है, प्राइमरली इनिशियल कंडीशन में ये जो डाई है, यह डाई
में जो हम यूज करते हैं वो होता है आपका जिम्सा स्टेन। क्या होता है हमारा? जिम्सा। जिम्सा स्टेन। जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को भी जब डिस्टिंग्विश करने होते हैं तो हम जिम्सा स्टेन यूज करते हैं। WBC को जब स्टेन करना होता है तो भी हम जिम्सा स्टेन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपका DNA है, जो न्यूक्लियस है, उसको स्टेन करेगा, डार्क स्टेन देता है। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा है वो ज़्यादा डार्क होगा। तो जब आप WBC को देखोगे तो उसकी न्यूक्लियस काफ़ी अच्छी प्रोमिनेंट आपको दिखाई देगी। तो जिम्सा स्टेन जब यूज करते हैं तो एक कंडीशन है कि जिम्सा स्टेन तो हम यूज करते ही हैं जो कि PRYP ट्रिप्सिन बेस्ड या ट्रिप्सिन ट्रीटेड क्रोमोसोम इसको हम देते हैं जिम्सा स्टेन। ये जो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम बोलते हैं जी बैंड टेक्निक। जी बैंड। ठीक है, दूसरी कंडीशन समझो। ये पहला हो गया जी बैंड या जी बैंडिंग। दूसरा कंडीशन क्या है कि हमें जिम्सा से करना है, बट जिम्सा से करने से पहले जो हमारा क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम को हम डीनेचर करेंगे। क्या करेंगे हम? डीनेचरिंग बाय हॉट एसिडिक सलाइन। और इसके बाद हम इसको ट्रीट करेंगे किनसे? जिम्सा से। तो इस प्रोसेस से जो बैंडिंग करेंगे उसे हम बोलते हैं रिवर्स बैंडिंग। शॉर्ट में से हम आर बैंड बोलते हैं। ठीक है, और एक और होता है, उसमें हम क्या करते हैं कि डीनेचर करते हैं बट हॉट सेलाइन की जगह। थर्ड पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। डीनेचर करेंगे हम, डीनेचरिंग बाय सेचुरेटेड एल्कलाइन सॉल्यूशन। और क्या होगा? फॉलोड बाय जिम्सा। इस केस में जो डीनेचर मैंने करा सलाइन सॉल्यूशन से, इसमें किसको डीनेचर करा है? हेट्रोक्रोमेटिन को डीनेचर करा है। और हेट्रोक्रोमेटिन का जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट है ये आपका यहां पे है, जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। मतलब इस बैंड को हम क्या बोलते हैं? सी बैंड। तो याद रखना है कि जब हम क्रोमोसोम को किसी डाई के साथ ट्रीट करते हैं तो वो अल्टरनेट लाइट और डार्क जो रीजन है या डार्क बैंड हमें शो करता है, और उसके हिसाब से हम डिफरेंट स्पीसीज को के क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को चेक करते हैं उस डाई के हिसाब से। क्योंकि आपका पूरा का पूरा क्रोमोसोम डाई से कलर्ड हो जाता है लाइट और डार्क में, उस हिसाब से हम मॉर्फोलॉजी को चेक करते हैं। इसमें जो डाई यूज करते हैं वो आपका जिम्सा स्टेन होता है, इसलिए जी बैंड बोलते हैं। एक कंडीशन में हम एसिडिक सलाइन से डीनेचर करते हैं, फिर जिम्सा स्टेन यूज करते हैं, जिसे हम रिवर्स बैंडिंग बोलते हैं। और तीसरा कंडीशन में हम क्या करते हैं? अल्कलाइन सोल्यूशन से पहले डीनेचर करते हैं, फिर जिम्सा स्टेन यूज करते हैं।
इस कंडीशन में हम हेट्रोक्रोमेटिन को डीनेचर करते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन पास होता है वो सेंट्रोमियर में सबसे ज़्यादा होता है, उसे हम सी बैंड बोलते हैं। तो डिपेंड ऑन द सोल्यूशन विच इज यूज बिफोर द जिम्सा ट्रीटिंग दिस बैंडिंग इज क्लासिफाइड इन द 3 डिफरेंट ग्रुप, जी बैंड, आर बैंड, सी बैंड। ओके, जो हमारा क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी या का पता लगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, और डिफरेंट टेक्निक जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा जी बैंड, सी बैंड और आर बैंड है, ये जो है एक पर्टिकुलर मतलब क्रोमोसोम की पर्टिकुलर क्या उसको बोलते हैं, क्रोमोसोम के पर्टिकुलर पार्ट को पता लगाने के लिए। अगर हमें सेंट्रोमियर का पता लगाने का है तो डेफिनेटली हम सी बैंड यूज करेंगे, और बाकी का मुझे पता नहीं लगाना है। हमारा इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है क्रोमोसोम में, इस बात पे डिसाइड होता है कि हम कौन से बैंडिंग टेक्निक यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या था, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, द डिफरेंस इन द क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज कैन बी कंपेयर्ड बाय, तो क्रोमोसोम बैंडिंग, दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन काफी सरल है, इस क्वेश्चन से आपको काफी चीजें अभी पता चलेगा, रिवाइज भी होगा। यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है डेंड्रोग्राम क्या होता है। हम आपको बता दें, डेंड्रोग्राम हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है हमारा? ग्राफिकल ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? एक जो हमारा ग्रुप है, जैसे न्यूमेरिकल, मान लो कि हमें ए बी सी डी ई में रिलेशनशिप बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये बोलना चाहते हैं कि ए बी सी, ये मतलब ए जो है वो बी के से ज़्यादा रिलेटेड है कंपेयर टू सी और डी, बल्कि सी और डी एक दूसरे के साथ ज़्यादा रिलेटेड है, और ई जो है वो आपका क्या है? आउट ग्रुप है। यहाँ जो है ये हमने बताया आउट ग्रुप है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ए बी एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड है, सी डी एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड है, तो और ई जो है वो आपका इन सब के कॉमन एंसेस्टर के साथ रिलेशन रख रहा। तो ये जो मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप बताया इस ग्रुप का इन दोनों ग्रुप का, कि ए बी का सी डी के साथ रिलेशन, सी का डी के साथ, ए का बी के साथ, तो ये जो रिलेशन जिस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट ग्राफ इज कॉल्ड डेंड्रोग्राम। तो ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो इसे को ही हम बोलते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्री लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ टेक्सोनोमिक सिस्टम जो है वो डेंड्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। ट्री लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टेक्सोनोमिक ग्रुप। देखो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप नहीं बता रहा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं बता रहा, बल्कि डेंड्रोग्राम क्या है? डेंड्रोग्राम आपका क्या बताता है? डेंड्रोग्राम आपका बताता है मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं आपको एक चीज बता दूं, डेंड्रोग्राम के अलावा भी क्लेडोग्राम, फिनोग्राम सब होते हैं, बट मैं उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मे भी आप कंफ्यूज हो जाओ। इन फ्यूचर जैसे जैसे वो सारे ग्राम आएंगे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टेक्सोनॉमी के, हम उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बट अभी तक आपको डेंड्रोग्राम आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए। जब तक हम लोग वहाँ पे फाइलोग्राम और क्लेडोग्राम पे पहुँचेंगे, उस समय तक आपके पास डेंड्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, डेंड्रोग्राम कहीं भी पूछा जाए, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये क्या आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कहाँ यूज होता है? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। कहीं भी अगर डेंड्रोग्राम पूछा जाएगा तो आप बताओगे ट्री लाइक डिस्क्रिप्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल ड्राइंग, फाइलोजेनेटिक ट्री, रिलेशनशिप नहीं, ध्यान देना, रिलेशनशिप नहीं, फाइलोजेनेटिक रिलेशन नहीं, फाइलोजेनेटिक ट्री, आप ट्री की बात करोगे। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पे इन्होंने पूछा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ वी कंपेयर अ प्रोटीन और डीएनए फॉर द फाइलोजेनेटिक स्टडीज ऑफ 2 ऑर्गेनिज्म। देखो 2 ऑर्गेनिज्म है, यहां पे मान लेते हैं हम एक
ऑर्गेनिजम्स ए, दूसरा मानते हैं हम ऑर्गेनिजम्स बी। अब बात करते हैं हम प्रोटीन की, मतलब हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन, ऑर्गेनिज्म ए में पाए जाने वाला प्रोटीन प्रोटीन ए है, ऑर्गेनिज्म बी में पाए जाने वाला प्रोटीन प्रोटीन बी है। प्रोटीन ए जो है वो क्या होता है आपका, ध्यान देना, प्रोटीन क्या होता है, चेन ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन बी भी होगा चेन ऑफ अमाइनो एसिड। चलो हम वापस चलते हैं। अमाइनो एसिड जो डिकोड होता है या इनकोड, मतलब अमाइनो एसिड जिससे डिकोड होता है वो होता है आपका कोडॉन, और कोडॉन जो है वो आपका बना होता है 3 न्यूक्लियोटाइड का, जैसे मैंने मान लिया CGA से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं आपके, 3 न्यूक्लियोटाइड हैं। अब एक अच्छी बात, यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है, हो सकता है कि एक कोडॉन, ये पर्टिकुलर कोडॉन, एक कोडॉन मल्टीपल अमाइनो एसिड, मान लो अमाइनो एसिड A1, अमाइनो एसिड A2, अमाइनो एसिड 3, इन 3 को डिकोड कर रहा है। ध्यान देना, यह एक कोडॉन इन 3 अमाइनो एसिड को डिकोड कर रहा है। समझ में आया क्या मैंने कहा? कोडॉन 3 अमाइनो एसिड, 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, और एक कोडॉन 3 अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, ठीक। अब या आप ये कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप की मतलब अमाइनो एसिड जो है वो मल्टीपल कोडॉन से कोड होती है। क्या आप यहाँ पे इसको इससे अच्छा ये कहो कि अमाइनो एसिड यहाँ पे A1, अमाइनो एसिड A2, अमाइनो एसिड A3, ये सारी कोड हो रही है डिफरेंट, मतलब ये सारी डिफरेंट से हो रही है, बल्कि जिसमें ये वाला जो अमाइनो एसिड है A और A2, ये अमाइनो एसिड डिकोड हो रही है 3 कोडॉन से। ये सही है। देखो ये हमारी अलग अलग अमाइनो एसिड से डिकोड हो रही, बट एक अमाइनो एसिड जो है, ये वाला अमाइनो एसिड, ये 3 कोडॉन से डिकोड हो रही है, ठीक है। इस कंडीशन में भी यही होगा, ये हमारा कोडॉन होगा, कोडॉन, और कोडॉन जो होगा 3 कोडॉन, मतलब यहाँ पे हम 3 कोडॉन की बात करें तो 3 हम हाइपोथेटिकल कोडॉन यहाँ पे मान लेते हैं। एक हो रहा CGA से, एक हो रहा GAA से, हो गया ACA से। फॉर एग्जाम्पल ये 3 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रही है A2, और ये 3 कोडॉन जो एक अमाइनो एसिड को कोड कर रही है, हम मान के चलते हैं कि G, A और A प्रेजेंट है आपका किसमें, ऑर्गेनिज्म A में, बट सेम अमाइनो एसिड यहाँ भी कोड हो रही है, बट यहाँ पे जो कोडॉन है वो आपका आपका ACA है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। मैं हाइपोथेटिकल कंडीशन बता रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि 3 कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर रही हो। 3 कोडॉन ये है जिसमें से जो ऑर्गेनिज्म A है उसके अंदर GAA ये वाला कोडॉन है, और वहीं पे ऑर्गेनिज्म B में आपका ACA है, बट अमाइनो एसिड सेम है ऑर्गेनिज्म A और ऑर्गेनिज्म B में। तो अगर हम यहाँ पे अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बात करेंगे तो हो सकता है कि अमाइनो एसिड सेम हो, बट उसको कोड करने वाला कोडॉन डिफरेंट हो, मतलब DNA में ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। DNA में क्या है हमारा, ज़्यादा डिफरेंस है। प्रोटीन आपका यहाँ पे क्या है कि अमाइनो एसिड सेम है, मतलब प्रोटीन सेम होगा, तो प्रोटीन ज़्यादा सिमिलर है कंपेयर टू DNA। ये होता क्या है, कोडॉन डीजेनरेसी और रिडंडेंसी के चक्कर में, ठीक है ना। 1 अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से कोड होते हैं, 1 अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से कोड होते हैं, जिसे हम कोडॉन डीजेनरेसी या रिडंडेंसी कहते हैं।
दैट इज अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम के कारण जब हम फाइलोजेनेटिक ट्री अगर बनाते हैं तो हम डीएनए को, मतलब दो डीएनए को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, और अगर हम डीएनए को कंपेयर करते हैं तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है कंपेयर टू प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारा मोर सिमिलर हो सकता है, बट डीएनए में ज़्यादा साइट है, तो ज़्यादा साइट पे हम कंपेयर करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इसके हिसाब से क्या डीएनए प्रोटीन है, बस सिमिलर डिफरेंस, सिमिलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक अमाइनो एसिड मल्टीपल कोडॉन से कोड हो रहा है, तो सिमिलर तो हो नहीं सकता। डीएनए प्रोटीन और मोर सिमिलर देन डीएनए, डेफिनेटली। यहाँ पे देखो कोडॉन दोनों का अलग है बट प्रोटीन सेम है, कोडॉन दोनों का अलग है, प्रोटीन सेम है। अगर प्रोटीन लेवल तुम देखोगे तुम सीधे बोल दोगे या बोथ प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द ए और बी, क्योंकि बोथ अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट, आप ऐसे बोल दोगे। तो मोर सिमिलर देन डीएनए, ये बात आपको सही लग रही है। चलो इसको देखते हैं, डीएनए इज मोर सिमिलर देन प्रोटीन, नहीं। डीएनए बहुत मतलब एक अमाइनो एसिड को कोड करने वाला जो 3 न्यूक्लियोटाइड है, 3 न्यूक्लियोटाइड को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, ना कि सिमिलरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, मोर तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सीक्वेंस ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन डू नॉट हैव एनी सिमिलरिटी, ऐसा है, ये तो गलत ही है। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो है आपका बी, कि प्रोटीन और मोर सिमिलर देन डीएनए सीक्वेंस। चलिए हम लोग 34 को देखते हैं। 34 काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे होगे तो डेफिनेटली आप इसका आंसर ले जाओगे। यहाँ पे पूछा एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। याद रखना न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की 2-3 पॉइंट हमने बताई थी, कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम एक टर्म यूज करते हैं, और कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, ऑल कैरेक्टर्स आर गिवन इक्वल वेटेज। क्यों? क्योंकि इससे क्या होती है, सब्जेक्टिविटी डिक्रीज होती है। अगर सब्जेक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो हम आपको बता दें, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी एक दूसरे के साथ क्या है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर सब्जेक्टिविटी डिक्रीज हो रही है मतलब ऑब्जेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, तो हम एडवांटेज क्या हमारा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी करने से कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं रहती है, मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिविटी की तरफ मूव करते थे। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑब्जेक्टिविटी इन नेचर। तो एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी इन नेचर। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी पे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और मैंने आपको पहले तरह जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार मैं लेके आऊँगा। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व्स, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या इन्वॉल्व होता है, तो चलो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को अब एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं आज के दिन। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में सबसे पहली बात जो हम कंसीडर करते हैं, हम करते हैं ओवरऑल सिमिलरिटीज। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम ओवरऑल सिमिलरिटी कंसीडर करते हैं। ठीक है, ओवरऑल सिमिलरिटी कंसीडर करने के बाद दूसरा मैंने बताया था, ये क्या करता है हमारा, रिड्यूस सब्जेक्टिविटी। तीसरा मैंने कहा था, अगर रिड्यूस कर रहा तो क्या हमारा, प्रोमोट ऑब्जेक्टिविटी। एक और चीज मैंने बताई थी, जो आपका न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है वो आपका क्लस्टर एनालिसिस करता है। एक और चीज मैंने बताई थी, क्लस्टर एनालिसिस कहाँ होता है, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में कौन सा हम वो बनाएंगे, कौन सा ट्री बनाएंगे, UPGMA। UPGMA का फुल फॉर्म याद होगा आपको। देखो आप कहोगे सर आप वही चीज बार बार क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि यही चीजें घुमा घुमा के पूछी जाती है, शब्द सिर्फ घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई नया कंसेप्ट आपसे टीचर पूछेगा तो यही चीज है ना। यूपीजीएमए का फुल फॉर्म क्या है हमारा, अनवेटेड पेयर ग्रुप मेथड विथ अर्थमेटिक मीन, जो कि क्लस्टरिंग मेथड है, जो कि हमारा नेचुरल न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में लगता है। और यूपीजीएमए किसने दिया था, सॉकल और मिचनर ने। ओके, तो ये चीज़ें आपको, इतनी चीज़ें अभी तक 35 नंबर तक बताने तक इतना तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, एक लाइन जो काफ़ी फेमस है वो आपको होना चाहिए, कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ऑल कैरेक्टर आर गिवन इक्वल वेटेज।
इक्वल वेटेज। और थोड़ी प्रॉब्लम के कारण मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करा था, तो उसके भरपाई में मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आज बताऊंगा। आज नहीं, रोज एक क्वेश्चन। अब 5 की जगह हम लोग 6 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इन्वॉल्व, चाहे आप इस लाइन को अगर आपको याद हो ओवरऑल सिमिलरिटी तब भी बता सकते हो, या ये लाइन याद हो कि ऑल कैरेक्टर आर गिवन इक्वल वेटेज। ऑल कैरेक्टर का मतलब ये है कि ओवरऑल सिमिलरिटीज की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ओवरऑल सिमिलरिटीज। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है, हमारा ओवरऑल सिमिलरिटीज देखा जाता है। चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। डिफरेंस एट स्पीसीज सब स्पीसीज लेवल जीन फ्लो बिटवीन द पॉपुलेशन। हमारा है कि एक पॉपुलेशन है, मान लो यह एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर स्पीसीज है, स्पीसीज ए है, इस पॉपुलेशन के अंदर स्पीसीज बी है, ठीक है। हमें इन दोनों में डिफरेंस पता लगाना है, तो हम कैसे लगाएंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो, लॉजिकली बात करते हैं हम लोग। अब पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर आपका कोई जीन हो सकता है, जीन के मल्टीपल फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक जीन का अल्टरनेट फॉर्म जो है वो एलील होता है, याद रखना है। एक जीन का जो डिफरेंट फॉर्म है, एक जीन का जो अल्टरनेट फॉर्म है, उसे हम एलील बोलते हैं। हो सकता है कि इसके पास एक फॉर्म ऑफ जीन हो, मतलब वन जीन हो, और इस जीन का इसके पास क्या हो, एलील हो, मतलब यही जीन हो बट यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे हो, ठीक है। और इन दोनों जीन में कुछ डिफरेंस हो, और वो डिफरेंस क्या है हमारा, वो डिफरेंस आपका है न्यूक्लियोटाइड लेवल पे है, न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट ऑफ द सिंगल जेनेटिक लोसाई, और न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट एंड ऑफ सिंगल जेनेटिक लोसाई। चलो इसको हम थोड़ा मेंडल को याद कर लेते हैं, मेंडल वाला सही से पता चलेगा। मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये एक जीन है, इसी जीन का एक और फॉर्म है जो कि आपका यहाँ पे रिसेसिव हो गया, ए हो गया, ठीक है। इसी जीन का यह एक फॉर्म है जो कि क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। तो इससे जो है हम इस स्मॉल ए वाले को हम एलील बोलेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, कैपिटल ए के रिस्पेक्ट में। और कैपिटल ए वाले को एलील बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल ए वाले के रिस्पेक्ट में। अगर इससे हम नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि F1 के बाद जो आपका F2 जनरेशन है, यहाँ पे F2 जनरेशन है, उसके अंदर एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसके पास आपका ये ए हो, एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जिसके पास ए है, मतलब ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए है। एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जो आपका कैपिटल ए स्मॉल ए है, और एक इंडिविजुअल होगा जिसमें स्मॉल ए स्मॉल होगा। अगर हम ये बोले कि इन दोनों को, अगर आपको इन दोनों की बात करनी है, इन दोनों में आपको डिफरेंस देखना है, तो आप क्या करोगे, इस ए का जो है, इस ए का आप प्रोडक्ट पता लगाओगे, क्योंकि जीन है, इसके पास ए जीन है, तो आप प्रोडक्ट पता लगाओगे। तो ये जीन जो है, इसका यह एक अल्टरनेट जीन है जिसे हम ए डैश बोल रहे हैं, जिसे हम एलील कह रहे हैं। वो किसमें, स्पीसीज नंबर 2, मतलब स्पीसीज लेवल पे बात हो रही है, तो वो दूसरे स्पीसीज में चला गया है किसी पॉपुलेशन के अंदर। जैसे यहाँ पे इस इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा था। अब इस जीन का एक प्रोडक्ट होगा जो कि होगा प्रोटीन, इस जीन के एलील का एक प्रोडक्ट होगा जिसका जो मतलब इस एलील का एक प्रोडक्ट होगा जो कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा प्रोटीन 1 देगा, तो ये प्रोटीन 1 डैश देगा। जब आपका किसी जीन का अल्टरनेट फॉर्म
प्रोडक्ट जो देता है, जो प्रोटीन देता है, और अगर ये एंजाइम की तरह है तो इन दोनों को हम एलो एंजाइम कहेंगे। एलो एंजाइम्स कहेंगे, मतलब इस ए का प्रोडक्ट और स्मॉल ए का प्रोडक्ट जो है ये आपका क्या कहलाएगा? एलो एंजाइम कहलाएगा। तो एलो एंजाइम का डिफरेंस देख के हम स्पीसीज लेवल पे, सेम कंसेप्ट सब स्पीसीज लेवल पे, और जीन फ्लो बिटवीन दी पॉपुलेशन। मान लो कि यहाँ और यहाँ दो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन 1 है, ये पॉपुलेशन 2 है। पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन 2 में मान लो कि ये वाला जो एलील था, एक आपके पास ए था, एक आपका स्मॉल ए था, यहाँ पे पहले से स्मॉल ए नहीं था, तो यह स्मॉल ए जीन फ्लो होके कहाँ चला गया? पॉपुलेशन 2 में चला गया। तो इस पॉपुलेशन के पास आपका क्या है कि ये दोनों प्रोटीन बन रहे, प्रोटीन 1 प्रोटीन 1 डैश। सेम अब इसमें भी बन रहे होंगे प्रोटीन A1 प्रोटीन 2, मतलब प्रोटीन 1 प्रोटीन A डैश, मतलब 1 डैश। अब ये दोनों प्रोटीन आपका पॉपुलेशन 2 में भी बन रहा होगा, मीन्स ये वाला जो एलील है, ये एलील कहाँ से आया है? यहाँ से आया। किसके थ्रू आया है? जीन फ्लो के थ्रू आया है, करेक्ट। तो एलो एंजाइम में डिफरेंस देख के हम इस एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ, मतलब स्पीसीज लेवल हम डिफरेंस पता लगाते हैं, सब स्पीसीज लेवल या जीन फ्लो का पता लगाते हैं वन पॉपुलेशन के अंदर, मतलब वन पॉपुलेशन नहीं, बिटवीन पॉपुलेशन, स्पीसीज, सब स्पीसीज और जीन फ्लो का हम पता लगाते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं हम? एलो एंजाइम देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कहीं नहीं लिखा ना अमाइनो एसिड, डबल डिफ्यूजन, सीरोलॉजी, आइसोलेक्टिव फोकसिंग, इन तीनों का यूज नहीं करके हम एलो एंजाइम इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अभी हम लोग 36 करें, कल फिर हम लोग एक 5 की जगह 6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यार सब्सक्राइब कर दिया करो, जो नहीं समझ में आता कमेंट कर दिया करो, हम उसको सेपरेट तुम्हें समझा देंगे किसी दिन। 5-6 क्वेश्चन हो जाएगा, हम साथ में ला के तुम लोग को उसको समझा देंगे एक बार। चलो फिर बाय बाय।